नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज जिस अहम मुद्दे पर हम बातचीत करने जा रहे हैं, वो है वक्फ विधेयक, जिसके लिए जेपीसी बना दी गई जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में। और इसमें जाहिर है सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के सहयोगी और विरोधी दलों के भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी। और इसकी मीटिंग पर मीटिंग हो रही हैं। केंद्र सरकार चाहती है कि अगले संसद सत्र से पहले ये सभी तरह की सुनवाई पूरी कर ले और जो इसमें पक्ष हैं, पार्टियां हैं, उनकी बात भी सुन ली जाए। उनके क्या दावे हैं, उनके क्या सुझाव हैं, ये सब भी ऑन रिकॉर्ड आ जाए। इसका मतलब ये है कि अगला सत्र जब भी होगा तो मोदी सरकार ये चाहेगी कि इस विधेयक को सिरे चढ़ाया जाए, यानी कानून बना दिया जाए। विपक्षी दल इसको टालने के पक्ष में थे, पूरा जोर लगा रहे थे और जेपीसी की जैसे ही मांग हुई तो सरकार तुरंत सहमत भी हो गई, क्योंकि ये एक ऐसा रास्ता है जिसके जरिए फिर विरोध की कोई गुंजाइश बचेगी नहीं। ऑन रिकॉर्ड होगा कि जेपीसी की बैठकों में किसने क्या कहा है और क्या-क्या सुझाव आए हैं, वो सब है। जो नया खुलासा हो रहा है, वैसे तो हर मीटिंग के साथ कुछ नई-नई चीजें सामने आती हैं, लेकिन आज जिस बिंदु को मैंने अंडरलाइन करके रखा, वो ये है 120 से ज्यादा स्मारक और धरोहर जो देश की संपत्ति हैं, उन पर भी वक्फ बोर्ड अपने कब्जे का दावा कर रहा है। और ये जो कच्चा चिट्ठा है, ये एएसआई ने खोला है जेपीसी के सामने। इससे जुड़े हुए तमाम बिंदुओं पर और पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ से सीधे जुड़ रहे हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट। तो भट्ट साहब को जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी, वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। वीरेंद्र जी, जो नया खुलासा हुआ है, हालांकि नया खुलासा हमारे जैसों के लिए है, पर ये कोई नई बात है नहीं। ऐसी बहुत सारी धरोहरें हैं, स्मारक हैं राष्ट्रीय महत्व की, जिन पर वक्फ बोर्ड अपने दावेदारी करता है और अपने कब्जे का दावा करता है। एएसआई ने तो बिल्कुल ये अब ऐलानिया कह दिया है, तथ्य प्रस्तुत करके कि 100 से ज्यादा संपत्तियां हैं, जो धरोहर हैं, उन पर भी वक्फ अपने कब्जे का दावा कर रहा है, अपनी संपत्ति होने का दावा कर रहा है। कितना गंभीर मसला है साहब ये। और इसके बाद इस पर एक टिप्पणी कर दीजिए, उसके बाद हम आएंगे कि वक्फ विधेयक लाने की आखिर जरूरत क्यों महसूस हुई सरकार को और ये कितना अहम है। पहले तो एक तथ्य दुरुस्त कर लीजिए कि जब ये बिल पार्लियामेंट में जब लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था, तब सरकार ने विपक्ष को ये मांग करने का मौका ही नहीं दिया कि वो ये मांग करे कि इसको संसदीय समिति को भेजा जाए। सरकार की ओर से अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने स्वयं प्रस्ताव पेश कर दिया कि इस बिल को हम संसद की सहयोग समिति को भेजने का प्रस्ताव करते हैं, जिसको तो स्पीकर ने मान्य कर दिया। तो अपोजिशन के लिए ये ही बहुत बड़ा झटका था कि ये कहने का मौका भी उनके हाथ से निकल गया कि देखो हमारी मांग पर, हमारे दबाव पर सरकार को ये मांग माननी पड़ी और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ये बिल भेजना पड़ा। जैसे वो दावा कर रहे हैं कि लेटरल कमेटी, वो जो लेटरल एंट्री का जो विज्ञापन था केंद्रीय सेवाओं में, वो हमारे दबाव में सरकार ने वापस लिया। तो हर काम नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस के दबाव में करते हैं, उनके पास खुद तो कुछ करने की क्षमता है नहीं। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि ये मामला केवल वक्फ बिल का नहीं है। 2004 से लेकर के 2014 के बीच में मुसलमान वोट बैंक को पक्का करने के लिए मनमोहन सिंह सरकार देश के अहित के लिए जितना कुछ कर सकती थी वो किया उसने। मनमोहन सिंह जाते जाते 28 जनवरी 2014 को राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम की स्थापना की घोषणा कर गए। बाकायदा कंपनी रजिस्टर भी हो गई और ये वक्फ विकास निगम
सच्चर कमेटी की जो बनी थी उसकी सिफारिश पर बना था। और जाते जाते आपको ये बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं, जी हाँ। दिल्ली की बेशकीमती नई दिल्ली के इलाके की करीब 250 प्रॉपर्टीज जो है उन्होंने वक्फ बोर्ड को सौंपने की तैयारी कर ली थी। वो तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने रोका। और अगर उनकी चलती तो दिल्ली की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सब वक्फ प्रॉपर्टी हो जाती। तो एक सौ एक तेईस 123 संपत्ति तो दे गए थे, दे गए थे। 123 संपत्ति तो दे गए तो थे। जी। उसको मोदी जी ने कहीं तरह बचा लिया। और अभी भी वहां पे तमाम जगहों पर रेलवे लाइन के किनारे मस्जिद बनी हुई है और वो कई मुकदमे चल रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट में वो खाली कराने के लिए। तो ये जो पहली बात जो लोगों को जाननी चाहिए, भारत एक सेकुलर स्टेट है और वक्फ प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि यदि कोई मुसलमान है, अगर वो प्रॉपर्टी वक्फ करता है, इसका मतलब ये है कि वो प्रॉपर्टी उसने अल्लाह को दान कर दी। अब वो प्रॉपर्टी का मालिक अल्लाह हो गया। अब वो प्रॉपर्टी मजहब की प्रॉपर्टी हो गई और उसका इस्तेमाल केवल इस्लामी अफेयर्स के मामलों में ही हो सकता है। और मोटे तौर पे ये माना जाता है कि साहब ये कौम के लिए, कम्युनिटी के वेलफेयर के कामों के लिए होगा। तो पहला कॉन्ट्रडिक्शन तो ये है कि एक सेकुलर स्टेट में कोई प्रॉपर्टी किसी सुपर नेचुरल या किसी डिवाइन अथॉरिटी के नाम कैसे वेस्ट हो सकती है। भारत एक सेकुलर स्टेट है और सेकुलर स्टेट बिलोंग्स टू द सेकुलर डेमोक्रेटिक स्टेट में द सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट रेस्ट इन दी हैंड्स ऑफ द पीपुल। राष्ट्र की जो सार्वभौमिकता है वो देश के लोगों के हाथ में है और वो सार्वभौम सरकार बनाते हैं। और और देश का संविधान कहता है रिलीजन के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि एक सेकुलर स्टेट में एक एक स्ट्रिक्टली अब्राहमिक रिलीजन की, यानी इब्राहिमी मजहब जो तीन हैं, यहूदी, ईसाई और इस्लाम, तो एक एक अलग मजहब के नाम पे प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है। और यदि ऐसा है तो यही फिर सुविधा हिंदुओं को दी जाए। लेकिन हिंदुओं के मंदिर पे कब्जा सरकार ने कर रखा है और उन मंदिरों में जो दान पात्र में पैसा आता है वो सब सरकार ले जाती है। यही यही पूरे दक्षिण भारत में होता है। तो एक तो ये बात लोगों को समझनी चाहिए। और ये बहुत लॉन्ग ओवरड्यू था। और 95 में बाबरी मस्जिद के 6 दिसंबर 92 को टूटने के बाद कांग्रेस लगातार परेशान थी कि मुसलमान वोट को कैसे वापस लिया जाए। तो उस उद्देश्य से ये वक्फ एक्ट लाया गया था, ये बिल लाया गया था। और फिर जब 2004 में दोबारा सत्ता में आए तो ये सच्चर कमेटी ले आए। और सच्चर कमेटी का काम केवल जो है मुल्ला मौलवी मदरसा मस्जिद के अलावा उसमें कोई काम नहीं हुआ। वैसे उसमें थे तो बहुत लंबी चौड़ी बातें। तो ये वक्फ बोर्ड और सेकुलर स्टेट ये अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन है, ये अपने आप में ऑक्सीमोरॉन है एंड दे कैन नॉट कोएग्जिस्ट। इनका एक सेकुलर स्टेट में सह अस्तित्व संभव ही नहीं है। पहली बात तो ये है। लेकिन फिर भी सरकार ने माना कि भाई इतनी बड़ी कम्युनिटी का मामला है, उसके मजहब का मामला है, तो हम उसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब ये राइट और अब ये चूंकि 1000 साल पुराना मामला है तो इट हैज बिकम ए कस्टमरी राइट। अब ये परंपरा से उपजा हुआ एक अधिकार है। कस्टम भी सबसे बड़ा बेस होता है लॉ का, कानून का, परंपरा होती है कानून का आधार। तो अब इसमें जो अमेंडमेंट हो रहे हैं इससे परेशानी मुसलमानों को नहीं हो रही है। इससे ये भी नहीं हो रहा है कि कहीं मुसलमानों की कोई संपत्ति छीनी जा रही है, कोई वक्फ प्रॉपर्टी में सरकार कब्जा कर रही है। जो आपको भारत के संविधान के ऊपर किसी भी संपत्ति के ऊपर अपना दावा ठोकने का जो अधिकार 1995 के एक्ट में मिला हुआ है, केवल उसी की समीक्षा हो रही है। और भारत के जो जमीन संबंधी नियम हैं, जैसे यूपी के यानी लैंड के भूमि विवाद के मामलों का निपटारा सिविल कोर्ट में जिन नियम अधिनियम के अंतर्गत होता है, वक्फ प्रॉपर्टी के भी सारे वादों का निपटारा उसी के अधीन होगा। जैसे यूपी में जमींदारी अबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट है, ZALR एक्ट है। तो यूपी में जितने, या लैंड सीलिंग एक्ट है, तो यूपी में जितने, और एक लैंड रेवेन्यू एक्ट है। तो यूपी में भूमि संबंधी या उत्तराधिकार के संबंधी जितने मामले होते हैं वो सब इन्हीं 3 कानून के तहत उनका निपटारा होता है। और जो आपका जो जो रेवेन्यू कोर्ट है जिसमें SDM, ADM, DM होते हैं,
वो केवल एग्जिस्टिंग लॉ के तहत दोनों पार्टियों को नोटिस दे करके दोनों पार्टियों को ये अवसर देते हैं कि आप अपना अपना साक्ष्य प्रस्तुत करें, उसके आधार पर फैसला होगा। वक्फ एक्ट को अपने आप में एक सुपर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया है। यहाँ कोई रेवेन्यू लॉ नहीं है, कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं है, कोई डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी नहीं है। केवल वक्फ बोर्ड आपको नोटिस देगा और कहेगा कि ये प्रॉपर्टी गाजियाबाद वाली हमारी हो गई, अब आप वक्फ ट्रिब्यूनल के ऑफिस लखनऊ में आइए और वहां पे आके ये फैसला कीजिए। और वहां पे एक मौलवी साहब बैठे हुए हैं और वो सारा फैसला कुरान की रोशनी में करेंगे। उनके लिए संविधान का कोई मतलब नहीं है, भारत के भूमि संबंधी किसी कानून से उनका मतलब नहीं है। और वक्फ ट्रिब्यूनल का जो भी फैसला होगा उसके खिलाफ आप हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट में आप अपील नहीं कर सकते। तो ये जो मध्ययुगीन जो औरंगजेब और अकबर के जमाने का जो बादशाही जो हुकूमत दौर का जो दौर था या जो तौर तरीका था, वो इस वक्फ एक्ट 1995 के जरिए इस देश में थोपा गया था। केवल सरकार ये कर रही है जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसके तहत आपके विवादों का निपटारा होगा। यदि आपने कहा कि ओंकार चौधरी का मकान मेरा है, तो अब ये ओंकार चौधरी का सरदर्द है कि वो ये साबित करे कि नहीं, ये मकान उनका नहीं है, हमारा है। वो तो उन्होंने कह दिया तो उनका हो गया। अब उन्हें आपके मकान को अपना बताने के लिए किसी डॉक्यूमेंट की, किसी दस्तावेज की, किसी अभिलेख की, किसी खसरा खतौनी की या शहर के लेखपाल की, नगर निगम की, किसी किस्म का डॉक्यूमेंट देने की उनको जरूरत नहीं है। बस उन्होंने कह दिया तो उनका हो गया। अब ये आप बताएं कि कैसे आपका नहीं है, ये कैसे आपका है। और वो कह देंगे साहब ये जो आपके नाम की रजिस्ट्री है, इसको तो ये तो वक्फ एक्ट में मान ही नहीं है। तो ये जो मनमानी चल रही है और ये जो कानून के जरिए भारत को एक इस्लामी राष्ट्र बनाने का जो सुनियोजित षड्यंत्र कांग्रेस ने शुरू किया था, ये उसके खिलाफ एक कानून है। और जो सबसे बड़ी बात इसमें ये है, हम सारे मुसलमानों को एक पाले में हम देख लेते हैं। मुसलमान एक पाले में नहीं है। इस वक्फ एक्ट अमेंडमेंट बिल से परेशानी केवल जो मुसलमानों का इलीट क्लास है, जो अभिजात्य वर्ग है, जिसको अशराफिया कहते हैं, यानी शेख, सैयद, तुर्क, पठान, भारत में तुर्कों को मुगल कहा जाता है, केवल इनकी परेशानी है। क्योंकि ये सब जो है इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को जो कहते हैं खुर्द बुर्द यानी घोटाला इन लोगों ने किया है। परेशानी इनको है। जो वास्तविक गरीब मुसलमान है, जो दलित या पिछड़े वर्ग में आता है, उसका इससे कोई मतलब नहीं है। ये केवल जो शेख सैयद मुसलमान है। अब आप देखिए, सबसे ज्यादा जो परेशानी दारुल उलूम देवबंद को हो रही है, या जो उनके जो मौलाना अरशद कौन है वो सैयद मदनी को हो रही है, या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को परेशानी हो रही है, लखनऊ की चाचा ईदगाह भतीजे चाचा भतीजे को हो रही है, या जो आला हजरत की जो दरगाह है बरेली में, वो डॉक्टर जो तौकीर रजा साहब, उनको परेशानी हो रही है। क्योंकि उन्होंने भी जो है, बरेली मुसलमानों ने दरगाहों और मजारों और कब्रों के नाम पर हजारों एकड़ जमीन कब्जा रखी है। ओवैसी तो हाँ, ओवैसी भी। तो परेशानी इन लोगों को है। जो मुसलमान जो आपका वर्कर है, जो भिन्न भिन्न अपने पेशों में लगा हुआ, उसको लेना देना नहीं है। और अकेले लखनऊ, पाकिस्तान बनने का सबसे बड़ा केंद्र था लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी, अलीगढ़, मेरठ, ये और बाकी दिल्ली। तो ये इन सब इलाकों में बड़ी और एक घोटाला इसमें जो है वो ये है, जो इनको और बड़ी परेशानी हो रही है, कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के आने के पहले उत्तर प्रदेश की असेंबली में यूपी नजूल एक्ट में अधिनियम का बिल आ चुका है, विधानसभा से पास हो गया है। वो विधान परिषद में वो सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया, मतलब जो विधानसभा की समिति है। यूपी में जो बड़ा घोटाला ये हुआ है कि जो मुसलमान लखनऊ से और आगरा से बड़ी संख्या में, खासकर शिया मुसलमान, पाकिस्तान चले गए। तो ऐसे लोग जो प्रॉपर्टी छोड़ के यहाँ से भारत से गए, उसको भारत सरकार ने इवैक्यूई प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। यानी जो इवैक्यूएट कर गए, जो छोड़ के चले गए, एक तो ये इवैक्यूई प्रॉपर्टी है। तो उसको इवैक्यूई प्रॉपर्टी का मालिकाना हक स्टेट का होता है, सरकार का होता है। तो उस इवैक्यूई प्रॉपर्टी को सरकार के कब्जे में जाने से बचाने के लिए
ये फर्जी कागज जो है तैयार कराए गए और कहा गया साहब ये वक्फ प्रॉपर्टी है, और एक वहां बोर्ड टांग दिया। और जो परिवार छोड़ के गया था उसने या तो पैसे ले लिया या अपने ही परिवार के किसी आदमी को दे दी कि भैया ठीक है अब आप रहिए, और अभी हम तो जा रहे हैं पाकिस्तान, अब आप संभालिए। तो ये फ्रॉड हुआ इवेक्टिव प्रॉपर्टी का। बाकी आजादी के बाद एक कानून बना, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट। जो लोग पाकिस्तान के समर्थन में थे या जो लोग पाकिस्तान चले गए थे उनकी प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली गई एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में। लखनऊ के सबसे बड़ा मशहूर मामला है राजा महमूदाबाद का। राजा महमूदाबाद जो है 1940 से 47 के बीच में पाकिस्तान मूवमेंट के सबसे बड़े नेता थे लखनऊ में, और पाकिस्तान के दो बड़े नेता लखनऊ में थे, एक राजा महमूदाबाद और दूसरे चौधरी खलीकुज्जमा। ये लखनऊ में बटलर पैलेस के पास जो सरकारी अधिकारियों की कॉलोनी है, और उसके पास है डालीबाग, वो भी सरकारी अधिकारियों की कॉलोनी है। वो सारी प्रॉपर्टी चौधरी खलीकुज्जमा की थी, वो पूरी सरकार ने एक्वायर कर ली। और राजा महमूदा, ये जो लखनऊ कभी आप आए होंगे तो जो यहाँ इलाका हजरतगंज का है, ये जी हाँ। पूरी प्रॉपर्टी राजा महमूदाबाद की थी। और सीतापुर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का बंगला, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का दफ्तर, एसपी का बंगला और दफ्तर, पूरा सब वो भी राजा महमूदाबाद का था। और कांग्रेस कितनी महान पार्टी है, राजा महमूदाबाद पाकिस्तान चले गए और उनको उम्मीद थी कि वो वहां प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। पंजाबियों ने कहा तू कौन है भाई, तू तो शिया है, हम तो पंजाबी है भाई। तो उनका 2 महीने में वो मोह भंग हो गया, वो लंदन चले गए। वही उनका देहांत हो गया, और वहीं उनके बेटे का जन्म हुआ। कांग्रेस ने राजा महमूदाबाद के बेटे को वो प्रॉपर्टी वापस दिलाने के लिए उनको लखनऊ बुला लिया। 1985 में सीतापुर जिले में जो महमूदाबाद तहसील है वहां से उनको विधायक बनवा दिया, और वहां से पुराने विधायक रहे कांग्रेस के नेता, बहुत लोग जानते हैं, अम्मार रिजवी, उनका टिकट काट दिया। और उसके बाद उन्होंने जो है, और फिर उसके बाद उनकी मुहिम चालू हुई कि कैसे अपनी प्रॉपर्टी को वापस लिया जाए, और उनके वकील बने सलमान खुर्शीद साहब। और 2008 में सरकार की लचर पैरवी के चलते सरकार मुकदमा हार गई, और सुप्रीम कोर्ट ने राजा महमूदाबाद को सारी संपत्ति वापस करने का निर्देश दे दिया। बड़ा यहाँ आंदोलन चला, और फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई, उसने एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट को अमेंड किया, और वो प्रॉपर्टी राजा महमूदाबाद के हाथ जाने से रोका। और इनकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी नैनीताल में भी है, उसका होटल वगैरह वहां पे है, वो भी सरकार ने वापस ले लिया, उनको नहीं देने दिया। और वो राजा महमूदाबाद का भी हाल में देहांत हो गया, और लखनऊ का जो कैसरबाग का इलाका है वहां पे महमूदाबाद हाउस में वो आज भी रहते हैं। अब आप देखिए, हम लोग को मतलब बीजेपी तो फासिस्ट है, कम्युनल है, लेकिन जो पाकिस्तान का एक फाउंडर था उसका बेटा लखनऊ में शान से रहता है अपने महमूदाबाद हाउस में, पाकिस्तान बनवाने के बाद। अब उन्हीं राजा महमूदाबाद का पोता अली अहमद महमूदाबाद, वो कौन सी एक कम्युनिस्टों की यूनिवर्सिटी है हरियाणा में, अशोका यूनिवर्सिटी, जी। जो गढ़ है कम्युनिस्टों का, वहां लेक्चरर हो गया है वो, और वो सबको सेकुलरिज्म सिखाता है। तो अब लखनऊ में शियों की वक्फ प्रॉपर्टी बहुत सारी है, और इसमें इतने घोटाले हुए हैं, तमाम लोगों पे मुकदमे चल रहे हैं, कई मौलानाओं पे मुकदमे चल रहे हैं, और वो पॉलिटिकल कारणों से बचे हुए हैं, लेकिन अगर इसमें कार्रवाई होगी तो सब जेल जाएंगे। तो लखनऊ में आपका ये वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट में जो प्रॉपर्टी आती है, नजूल प्रॉपर्टी, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, वैक्वी प्रॉपर्टी एक्ट, ये सारे, और एक था अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट। एक वो थे हबीबुल्ला साहब बाराबंकी के, उन्हीं के परिवार के एक आईएएस अफसर थे जो राजीव गांधी और सोनिया गांधी के बड़े करीबी है, वजाहत हबीबुल्ला, जो आज से 15-20 साल पहले जम्मू कश्मीर के गवर्नर के एडवाइजर थे, आईएएस अफसर थे। तो लखनऊ के हजरतगंज में उनकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, वो अर्बन लैंड सीलिंग में आ गई थी। तो उन्होंने कांग्रेस की सरकार में उनको संरक्षण मिला, और सरकार ने वो जमीन लेने के बजाय उस पर दर्जनों मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग बनवा दी। तो और उनकी प्रॉपर्टी बहुत है बाराबंकी में, और उनके परिवार के लोग भी पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन उनकी कोई भी लैंड या बिल्डिंग एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में या इवैक्वी प्रॉपर्टी एक्ट में सरकार ने अपने कब्जे में नहीं ली, क्योंकि कांग्रेस सेकुलर थी।
और भाई सेकुलर और मुसलमान तो मासूम अल्पसंख्यक है, तो उसके हितों की रक्षा करना तो का काम तो कांग्रेस में 1920 में महात्मा गांधी का जो खिलाफत मूवमेंट था उसके उसके समय से हो रहा है। और आज भी कांग्रेस लोग झूठ बोलते हैं कि खिलाफत आंदोलन अंग्रेजों की खिलाफत था, तो झूठ बोलते हैं। वो तुर्की के खलीफा के इस संस्था को खिलाफत कहते हैं। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में चूंकि अंग्रेजों ने और ये अलाइड आर्मी ने टर्की, जर्मनी और जापान का जो इविल एक्सिस को पराजित कर दिया था और तुर्की के खलीफा को गद्दी से उतार दिया था और खिलाफत की संस्था को खत्म कर दिया था, तो महात्मा गांधी ने भारतीय मुसलमानों का जो मन बड़ा आहत था, उस आहत मन के ऊपर मलहम लगाने के लिए खिलाफत आंदोलन चलाया था। और उसी के बाद जो है मोपला दंगे हुए थे केरल में, जहां हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। और आज भी कम्युनिस्ट ये बताते हैं कि वो तो गरीब मुसलमानों का हिंदू जमींदारों के खिलाफ एक विद्रोह था। और उसी 1920 के खिलाफत आंदोलन के बाद कोहट जो पाकिस्तान में है, यानी फ्रंटियर प्रोविंस में, वहां दंगे हुए, हिंदू एक एक मार के निकाल दिया गया। कानपुर में दंगे हुए थे। तो कांग्रेस का जो मुस्लिम परस्ती का और पाकिस्तान परस्ती का जो पुराना इतिहास है, जो जो उसका कच्चा चिट्ठा है, जो उसका काला कारनामों का जो भंडार है, वो सारा खुलेगा इस वक्फ अमेंडमेंट बिल से। कांग्रेस की ये परेशानी है जो, और ये उन लोगों के चेहरे बेनकाब करेगा जिनको गांधी से लेके सोनिया गांधी तक, महात्मा गांधी से लेके सोनिया गांधी तक कांग्रेस ने पाल पोस करके जो बड़ा किया है, और अपने घर के अंदर जो है ये सांपों की जो खेती की है, वो सब सामने आएगा। ये परेशानी है कांग्रेस को। वीरेन जी, पुराने कानून के जरिए और कांग्रेस के जो पाप हैं या महापाप हैं, उनके जरिए जो भी कुछ खेल हुआ है आज़ादी के तुरंत बाद भी और अब तक, यानी 2013 तक भी, चुनाव की घोषणा से कुछ समय पहले तक भी जो पाप इन्होंने किए हैं, इसका तो भंडाफोड़ आपने किया है। लेकिन दर्शक ये जानना चाहेंगे कि जो नया विधेयक लेकर के आ रही है मोदी सरकार, और जो इस समय ये कवायद चल रही है जेपीसी के जरिए, इसका कुल नतीजा क्या निकलने वाला है और किस तरह के बदलाव नए कानून में होने वाले हैं? देखिए, केवल मोटे तौर पर इसमें सबसे बड़ा कानूनी में बदलाव ये हो रहा है कि संविधान से बाहर जो जो 1995 के एक्ट में जो वक्फ बोर्ड को जो ताकत मिली हुई थी, वो वो ताकत अब नहीं रहेगी। जो भारत का संविधान कहता है, जो भारत का रूल ऑफ लॉ है, जो भारत में भूमि संबंधी विवादों को निपटाने के जो कानून हैं, जो विधि सम्मत व्यवस्था है, जो जो कि कोर्ट का प्रोसीजर है, आपने कोई वाद दाखिल किया तो कोर्ट केवल आपकी बात को तो मान नहीं लेगी, कोर्ट अपोजिट पार्टी को नोटिस जारी करेगी और दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही तो कोर्ट निर्णय देती है। वर्तमान में व्यवस्था यह है कि वह कोर्ट अपने आप में अल्लाह है, जो उसको अच्छा लग गया उसने कहा बस मैं अंतिम हूं। ना हाई कोर्ट है और ना सुप्रीम कोर्ट है, केवल ये चीज जा रही है। और इसमें मुल्ला मौलवी काजी का रोल खत्म हो गया है। और जो इनको सबसे बड़ी परेशानी हो रही है कि उसमें एक गैर मुस्लिम भी होगा, हिंदू भी होगा। अब आप देखिए, इस देश में भाईचारे की बात होती है, इस देश में बात होती है गंगा जमनी तहजीब की, लेकिन मुसलमान बड़े गर्व से हमको गैर मुस्लिम कहता है। ये हमारी नेगेटिव पहचान है। हमारी सकारात्मक और पॉजिटिव और साफ पहचान ये कि हम सनातनी हिंदू हैं, लेकिन वो हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को वो मान्यता नहीं देता। वो हमको गैर मुस्लिम डिफाइन करता है। एक तरफ वो हमको गैर भी कहता है और फिर वो भाईचारे की बात भी करता है और फिर वो गंगो जमन तहजीब की बात भी करता है। आप किसी मुसलमान से बात कर लीजिए पूरे देश में, और मुस्लिम अराउंड द ग्लोब अपने अलावा सबको नॉन मुस्लिम कहते हैं। आपने कभी किसी को ये नहीं कहते सुना होगा कि ये नॉन क्रिश्चियन है, ये नॉन ज्यू है, ये नॉन सिख है, ये नॉन बुद्धिस्ट है। केवल मुसलमान पूरी दुनिया में अपने अलावा सबको नॉन मुस्लिम कहता है। तो केवल इस एक्ट के जरिए ये होने जा रहा है, जो भारत का कानून सबके लिए है, वो वक्फ प्रॉपर्टी के लिए भी है। जैसे ट्रिपल तलाक का कानून था, किसी भी अन्य फेथ के आदमी को तलाक लेने के लिए एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है।
हिंदू डाइवोर्स एक्ट है, क्रिश्चियन का भी डाइवोर्स एक्ट है, और उसमें पत्नी के अधिकार डिफाइंड हैं। लेकिन इनके ट्रिपल तलाक में था कि साहब हमने आपको 3 बार तलाक बोल दिया और इद्दत की अवधि का हमने आपको इतना पैसा दे दिया, और जो पैसा शादी के समय, निकाह के समय जो मेहर का आया था वो आपको दे दिया। उसके बाद दोनों पार्टियों का एक दूसरे के ऊपर कोई क्लेम नहीं रह गया। उनका कहना है कि जैसे हम कोई दुकान किराए पे लेते हैं और अगर एग्रीमेंट खत्म हो गया, हमने दुकान छोड़ दी, तो उस दुकान से हमारा क्या मतलब। तो उनके लिए ये दुकान या प्रॉपर्टी किराए पे लेना या महिला से विवाह करना एक एक समान है। तो उनके यहाँ, हमारे यहाँ तो जो विवाह है वो एक पवित्र बंधन है, 7 जन्मों का बंधन है, जन्म जन्मांतर का संबंध है। उनके यहाँ एक एग्रीमेंट है, एक वह मुआहदा है, और यही व्यवस्था इस्लाम क्रिश्चियनिटी में भी है, यही व्यवस्था यहूदियों में भी है। लेकिन उन्होंने अपने लॉ को रिफॉर्म कर लिया है। उनके यहाँ अब सेपरेशन, अगर डाइवोर्स होगा तो उसमें हैवी मेंटेनेंस होगा और कंपनसेशन होगा, और आप केवल 3 बार कह के तलाक नहीं दे सकते। ये अगर क्रिश्चियन की, यहूदी का अगर विवाह हुआ है तो विवाह विच्छेद भी जुडिशियल प्रोसेस के जरिए ही होगा। भारत में ट्रिपल तलाक के जरिए मुसलमान जुडिशियल प्रोसेस से बचे हुए थे। अब सरकार ने कानून बना दिया है तो उनको भी जुडिशियल प्रोसेस के जरिए गुजरना होगा। यही काम वक्फ बिल में हो रहा है, तो इसमें नई बात क्या हो रही है, हाय तौबा क्यों मची हुई है। तो आखिरकार अगर ये मुसलमान बताएं ना कि क्या आपका वक्फ ट्रिब्यूनल, क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है? क्या भारत का संविधान क्या किसी ऐसी संस्था को मान्यता देता है जो कहे कि क्या ये बिल सरकार ने, ये मुझे हैरत होती है, साफ साफ ये क्यों नहीं कहा कि यह कानून जो 1995 का है, भारत के संविधान का खुला उल्लंघन है। कैसे हो सकता है कि जो आपका वक्फ ट्रिब्यूनल है वो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो जाएगा? तो बिल्कुल ये बड़ी सही सवाल परेशानी है। है। एक सवाल आया है, बड़ा दिलचस्प सवाल है, गीता शाह का। वो कह रही हैं कि साहब, व्हाट अबाउट आवर प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान? इज देयर एनी बोर्ड फॉर हिंदू इन पाकिस्तान? इफ नॉट, then here they have no right to demand for वक्फ। आप गीता जी, नरेंद्र मोदी जी को ये बोलिए कि उन्होंने एक बार यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र सभा की भाषण में अपने कहा था कि दुनिया में कहीं भी मुसलमानों के खिलाफ कुछ होता है, ईसाइयों के खिलाफ होता है, तो यूएनओ उसके खिलाफ आवाज उठाता है, वो प्रस्ताव पास करता है। लेकिन बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अन्य जगहों पर जब हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार होता है तब यूएनओ खामोश रहता है। ये उनकी शिकायत थी, लेकिन उनकी शिकायत ये गलत थी। जब भारत का संविधान सनातन धर्म को एक यूनिट, एक एंटिटी की मान्यता नहीं देता, जब आप स्वयं अपने को मान्यता नहीं देते, जब आप स्वयं अपने को आइडेंटिफाई नहीं करते कि हम सनातनी हिंदू हैं, तो आप यूएनओ से क्यों अपेक्षा करते हैं कि वो आपको हिंदू मानेगा? और आप जो बात कह रही है कि एक हिंदू बोर्ड होना चाहिए, जब भारत में सनातनी बोर्ड नहीं है, भारत में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, केरल में बाकायदा सरकार का जो 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 वहां एंडोमेंट डिपार्टमेंट है, धर्माधिकार विभाग है, उसके व्यक्ति लगभग हर दिन वहां जाते हैं मंदिर के, और उसके दान पात का पैसा उड़ेल के अपने झोले में ले आते हैं। किस अधिकार से ले आते हैं? और ये इनके, व्यवस्था आज से, जो मैं समझ पा रहा हूँ, इनके कहने का आशय ये है कि जो हिंदू पाकिस्तान में अपनी जमीनें छोड़ करके आए थे, सब क्या छीन ली गई, वहाँ क्या कुछ नहीं है वहाँ पर कोई हिंदू बोर्ड है क्या, इस तरह का, अरे जैसे जब यहाँ वक्फ जब वक्फ भारत बोर्ड में बना नहीं, लिया? क्या भारत में है? पाकिस्तान की छोड़िए, क्या भारत में है? क्या भारत में हिंदू बोर्ड है? तमिलनाडु सरकार का अगर बस चले तो वो एक भी मंदिर को ना छोड़े, सबको गिरवा दे। तमिलनाडु की सरकार ने तो वहां कई प्रॉपर्टी, जो बेशकीमती प्रॉपर्टी थी, जो जमीन थी मंदिर की, वो चर्च को दे दी, मुसलमानों को कब्रिस्तान के लिए दे दी। पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार ने वृंदावन में मंदिर की 20 एकड़ भूमि कब्रिस्तान को दे दी। वो तो पिछले साल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस ऑर्डर को क्वैश किया, और उस भूमि का पे जो स्वामित्व का अधिकार जो है फिर से मंदिर प्रशासकों को हाईकोर्ट ने दिया। जब हमारा संविधान, हमारा कानून हमको एक हिंदू एज ए धार्मिक
एक रिलीजियस, एक सांस्कृतिक आइडेंटिटी के रूप में मान्यता नहीं देता, तो दुनिया कोई हमें मानता है क्यों देगी? और दुनिया ये मानता, आप अगर अमेरिकन सीनेट की बिल्डिंग देखिए, जो अमेरिकन कांग्रेस है, यानी जैसे हमारी पार्लियामेंट है, तो उसके गुंबद में उसका जो डोम है, उसमें लॉ मेकर्स की के बस्त लगे हुए हैं, उसमें प्रॉफेट मोहम्मद का भी बस्त लगा हुआ है। क्या मनु का उसमें, क्या क्या हमारे वेद के ऋषियों का उसमें कहीं कहीं उल्लेख है? वो कहते हैं, और क्रिश्चियन चर्च तो ये मानती थी कि ये तो एनिमिस्ट हैं, ये तो प्रकृति पूजक हैं, इनमें तो आत्मा नहीं होती, तो दे कैन बी स्लॉटर्ड, इसलिए इसलिए इनकी हत्या हो सकती है। आज से 100 साल पहले तक चर्च ये मानती थी यूरोप में कि स्त्रियों में आत्मा नहीं होती। और जरा और एक शब्द है हिंदी में डायन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं विच, WITCH। इस शब्द का जन्म यूरोप में हुआ है 15 सेंचुरी में, 16 सेंचुरी में, यूरोप में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, अमेरिका में स्त्रियों को खौलते तेल में और गर्म पानी में जला के मारने के अलग अलग रेट थे। स्त्रियों को डायन कहा जाता था, औरतों को यानी विच कहा जाता था। और विच क्राफ्ट एक्ट शायद अभी 100 साल पहले, अभी 100 साल भी नहीं हुए हैं जब ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने अभी खत्म किया है। और आज भी क्रिश्चियनिटी ये मानती है स्त्री तो नरक का द्वार है। आज भी चर्च ये मानती है, बाइबल ये मानती है कि नई संतान का जन्म होना इट्स एक्ट ऑफ सिन। हम सब पाप की, जो क्रिश्चियन मानते हैं कि जो मनुष्य हैं ये पाप की उपज है। हमारे यहाँ जो विवाह है एक बहुत ही पवित्र संबंध है, और इसको लक्ष्मी पार्वती, विष्णु लक्ष्मी और राम सीता के समकक्ष माना गया है। यह विवाह इतना पवित्र सैक्रामेंट है हमारे यहाँ। और भारत में सदैव स्त्री का स्थान पुरुष के ऊपर रखा गया है। यहाँ पे नाम होता है गौरी शंकर, लक्ष्मी शंकर, राधा कृष्ण। कभी आपने सुना है कृष्ण राधा नाम? यहाँ नाम होता है सीताराम तिवारी, और कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता हैं सीताराम येचुरी। कभी सुना है आपने किसी का नाम राम सीता येचुरी? तो भारत में तो जो है, और आज अंग्रेजों के राज का असर ये हुआ है कि हम भारत में स्त्री को जो है बिल्कुल जो अब्राहमिक जो दृष्टि से देखते हैं। इस्लाम में जो स्त्री है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यूरोप में स्त्री जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, लेकिन भारत में स्त्री आराध्य है, नारी तू नारायणी है। ये हमारी मान्यता है, प्राचीन मान्यता है। हम साल में दो बार नवरात्रि हमारे का पर्व होता है, और जिसमें कुमारी कन्याओं की और देवी के 9 स्वरूपों की आराधना होती है। और इसी महीने नवरात्र आने वाली है। नवरात्र का मतलब केवल ये नहीं होता है कि आपने फलाहार किया और आपने 1 किलो रबड़ी खा लिया। नवरात्र इसके लिए नहीं होती है कि आज हम जो है आधा किलो मखाना खा जाएंगे। उसका एक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक आधार है। केवल पूजा पाठ या खाली फलाहार का मामला नहीं है। तो अब ये चूंकि जो हमारी औपनिवेशिक दास्ता है, और आजादी के बाद जो नेहरू जी का जो सेकुलरिज्म है, क्योंकि नेहरू स्वयं बहुत ही कट्टर कम्युनिस्ट थे, तो उनको कभी समस्या नहीं थी क्रिश्चियनिटी और इस्लाम से। उनको सारी समस्या सनातन धर्म से थी। और आज भी कम्युनिस्टों को पूरे दुनिया में इस्लामी आतंकवाद का, इस्लामी जिहाद के संरक्षक आज भी कम्युनिस्ट हैं। हर कम्युनिस्टों के हर जिहाद को राजनीतिक, इंटेलेक्चुअल, एकेडमिक कवर फायर देने का काम कम्युनिस्ट करते हैं, आज भी कर रहे हैं। आपने भारत में कभी भी कम्युनिस्टों को इस्लामी आतंकवाद की आलोचना करते हुए नहीं सुना होगा, लेकिन वो सुबह से लेकर शाम तक हिंदुओं को फासिस्ट कहना नहीं भूलते। और आजकल तो राहुल गांधी तो कहते ही हैं कि बीजेपी नफरत फैला रही है। हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है बांग्लादेश में। क्या आपने सुना कि एक ट्वीट आया हो राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का मैका है क्या गाजा में, इजराइल में, जहां गाजा में वॉर चल रही है, तो उनको गाजा में चिंता हो रही है और उस पर उनके ट्वीट आ रहे हैं। लेकिन बंगाल में जो हो रहा, जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, जो बांग्लादेश में हो रहा है, उसपे कांग्रेस के एक नेता का ट्वीट नहीं आया। बयान तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल सही है। अब मूल सबसे बड़ी चिंता पर आते हैं।
चिंता ये कि जब सीएए जैसे कानून पर ये शाहीन बाग में 100 से ज़्यादा दिनों तक मेन सड़क रोक करके बैठ सकते हैं, हंगामा कर सकते हैं, दिल्ली में दंगा करा सकते हैं, देश के अलग-अलग हिस्सों में जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर उतर करके पत्थरबाजी कर सकते हैं, आगजनी कर सकते हैं, तो वक्फ बोर्ड की इस कानून के पारित होने के बाद ये फिर से लोगों को भड़काएंगे। जिन 4 लोगों का आपने जिक्र किया था, शेख सैयद और इन सबको, ये अशराफ ज़रूर हैं, लेकिन ये पसमानदा को हमेशा आगे ढाल के रूप में भड़का यस करके यस, बिल्कुल सड़कों पर बिल्कुल। उतारते रहे हैं और अपने मकसद पूरे करते रहे हैं। तो आपको लगता है कि जब विधेयक पारित हो जाएगा तो इसको आसानी से लागू करने देंगे? देखिए, जब विधेयक पारित हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि जो वक्फ ट्रिब्यूनल है, उसका अस्तित्व में ही नहीं रहेगा। जब वक्फ ट्रिब्यूनल अस्तित्व में नहीं रहेगा, जब वि जब नया कानून बन जाएगा, तो वक्फ बोर्ड को किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर दावा करने का अधिकार नहीं होगा। अ, का और इस बिल में ये भी प्रोविज़न है कि 1995 के एक्ट के अंतर्गत वक्फ बोर्ड बिना किसी आधार के जिन प्रॉपर्टी पे दावा करके अपना कब्जा हासिल कर चुका है, उसकी भी फिर से पड़ताल होगी। ये भी डर है इनको, जो अरबों खरबों की प्रॉपर्टी कब्जा किए बैठे हैं अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से, अब उसकी भी फिर से जो है अब जो है फाइलें खोली जाएंगी। ये डर है इनको, ये परेशानी है इनकी। और जहां तक जो आपने बात किया सीएए की, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, लोगों को केवल एक काम ये करना चाहिए, नेट पे पड़ा हुआ है, नेहरू लियाकत पैक्ट 1948, उसमें केवल ये एग्रीमेंट हुआ था कि दोनों देश एक दूसरे की माइनॉरिटी को संरक्षण देंगे। पाकिस्तान से जो हिंदू आएंगे, जो बौद्ध आएंगे, जो सिख आएंगे, जो क्रिश्चियन आएंगे, जो जैन आएंगे, उनको भारत में जगह में स्थान मिलेगा। और जो माइनॉरिटी हिंदू पाकिस्तान में है, उनको जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट संरक्षण देगी। पाकिस्तान ने अपने हिस्से के एग्रीमेंट पे कभी भी पालन नहीं किया, और हिंदुओं की आबादी जो 25% थी 47 में, वो आज घट के पाकिस्तान में 1% से कम रह गई है। तो जो शरणार्थी भारत में पड़े हुए हैं पिछले 50 साल 70 सालों से, उनको आज तक नागरिकता नहीं मिली है। ये उनको नागरिकता देने का कानून है जो मोदी गवर्नमेंट 2019 में लाई थी। ये किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। समस्या केवल ये है कि वो कह रहे हैं कि जो बांग्लादेशी मुसलमानों को आप इसमें नागरिकता क्यों नहीं दे रहे हैं। अब एक एक हिंदू जो बांग्लादेश में है, जो प्रताड़ित है, जो प्रोसिक्यूटेड है, जो आज भी काटा जा रहा है, और जो मुसलमान पैसा दे करके और ये बॉर्डर स्मगलर के जरिए पैसा देके भारत में आया है, ये सेकुलर लोग दोनों को एक खाने में रखना चाहते हैं। बताइए, क्या क्या ये न्याय संगत है? झगड़ा इसमें ये है। तो और चूंकि वक्फ एक्ट अमेंड हो जाने से कानूनी अधिकार समाप्त हो जाएगा, तो बिना किसी कानून के सड़क पे लड़ाई लड़ना बहुत कठिन काम है। और सीए के रूल नोटिफाई हो चुके हैं, और 2025 में जनगणना शुरू होनी है। उसके बाद एनआरसी होना है। और इनको एक बात ये समझ लेना चाहिए कि आधार कार्ड की स्कीम, या जो यूडीआई की स्कीम जो है, वो पूरे देश में लागू हो चुकी है। लगभग सबके पास अब देश में जो है 130 करोड़ से ज्यादा लोगों का आधार कार्ड है। और सरकार की इतनी योजनाएं चल रही हैं, 80 करोड़ लोगों को अगर अगर निःशुल्क में गेहूं और चावल पीडीएस दुकानों के जरिए मिल रहा है, तो वो एक एक कार्ड जो है वो जो है आधार कार्ड से लिंक्ड है। जो 55 करोड़ खाते खोले गए जनधन योजना में, एक एक खाता आधार कार्ड से लिंक्ड है। और आधार कार्ड जो होता है वो बिल्कुल बैंक के एटीएम कार्ड जैसा होता है। अगर बैंक का एटीएम बैंक के सर्वर से लिंक नहीं है, तो उस एटीएम के जरिए आप पैसा एटीएम से नहीं निकाल सकते। उसी तरीके से जो आधार कार्ड होता है वो भी उस सर्वर से लिंक्ड है। और जो वैक्सीनेशन हुआ है, 250 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है। एक एक वैक्सीन पर जिस व्यक्ति को वैक्सीन लगी है, वो भी आधार से लिंक है। तो सरकार के पास ऑलरेडी डाटा है, एक एक व्यक्ति की पहचान सरकार के पास है। अब केवल सरकार को और लोगों को मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं
ये अमित शाह गृह मंत्री का बयान आ चुका है कि अब हमें घर घर एन्यूमरेटर भेजने की जरूरत नहीं है, अब सेंसस डिजिटल होगी। और डिजिटल होने का मतलब ये है कि सरकार के पास जनसंख्या का पूरा आंकड़ा है, केवल सरकार को उसको अपडेट करना है और वेरीफाई करना है, जो कि वो डिजिटल तरीके से करना बड़ा आसान होगा। तो ये सब जो जो कूड़ा करकट जो नेहरू से लेकर के और सोनिया गांधी तक जो इकट्ठा हुआ है, उसको साफ करने का सरदर्द नरेंद्र मोदी का है। तो सारी तोहमत, सारे सारे आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं। और ये और जनता से मेरी ये शिकायत है कि वो लोग खुद स्वयं अपना स्वाध्याय नहीं करते, स्वयं किसी मामले को जानने का प्रयास नहीं करते। वो रोज 2 घंटा मोबाइल देख सकते हैं, मोबाइल में इंस्टाग्राम में रील बना सकते हैं और मोबाइल से वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम में और यूट्यूब में डाल सकते हैं, लेकिन वो कभी भी नेट पे जाकर के जो रोज नए विवाद खड़े होते हैं उनके बारे में सर्च करके जो जो वास्तविक स्थिति क्या है, सत्य क्या है, इसको जानने का प्रयास नहीं करते। केवल टीवी में जो जो फालतू की डिबेट होती है, जो लोग आके चिल्लाते हैं, जिससे उन्हें कुछ नहीं मिलता, उसको वो देखते हैं मनोरंजन के लिए। तो सीए हो, चाहे वक्फ बिल हो, या एनआरसी हो, आधार हो, जनगणना हो, सारी इंफॉर्मेशन नेट पे उपलब्ध है, भारत सरकार की वेबसाइट पे उपलब्ध है। और जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, कल एक खबर छपी, परसों राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में कहा, नरेंद्र मोदी जीएसटी के लिए माफी मांगे, नरेंद्र मोदी न्यू पेंशन स्कीम के लिए माफी मांगे। अब आम जनता को ये नहीं पता है कि जीएसटी का फैसला 1995 में नरसिम्हा राव की सरकार में हुआ। तो 2003-4 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जीएसटी का बिल ड्राफ्ट हो गया। 2005 में पी चिदम्बरम कांग्रेस के वित्त मंत्री ने जीएसटी बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया और वो पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर हो गया और 12 साल उसके ऊपर बहस चली और सारी पार्टियों ने जब संसदीय समिति में उस पर सहमति व्यक्त कर दी तो वो बिल लोकसभा और राज्यसभा से बिना बहस के पास हो गया। जब बिल पास हो गया तो राहुल गांधी कह रहे हैं ये गब्बर सिंह टैक्स है। उसके बाद बोल रहे हैं कि ये गृहस्थी सर्वनाश टैक्स है। और परसों उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जीएसटी के लिए माफी मांगे। अब ये सारे तथ्य जो मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं खाली मेरे पास है, ये नेट पे उपलब्ध है, एनीबॉडी कैन एक्सेस दैट। तो ये सबसे तो और नरेंद्र मोदी सरकार से मेरी केवल यही शिकायत है कि इसका जो अपना सरकार जो जो जनता से संवाद है वो बहुत ही लचर है, वो बहुत ही वो बहुत ही पुअर है। इसकी आईटी सेल, इसके प्रवक्ता केवल ये केवल अपनी अपनी नेतागिरी में व्यस्त रहते हैं, लेकिन जनता के मन में जो भ्रम है और जो अब जैसे आप बताइए, इन्होंने इतने आसानी से कह दिया लोकसभा चुनाव में कि बीजेपी आएगी तो संविधान खत्म कर देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। 48 लाख करोड़ का बजट है भारत सरकार का 24-25 का या 49 का होगा। और कांग्रेस ने जो मुफ्त योजनाओं की घोषणा की थी अपने बजट में इस साल के लोकसभा चुनाव में, वो 56 लाख करोड़ की थी। क्या किसी ने पूछा है पैसा कहां से आएगा? और इसके बल पे कांग्रेस की सीटें 99 हो गई। तो इतना झूठ चल रहा है, ये इतना झूठ चल रहा है। और इसके बारे में एक शब्द कहा जाता है कि पंक्चर ट्रूथ एंड ग्लोरीफाइड लाइज। जो सत्य का गुब्बारा है उसको आपने पंचर कर दिया और जो झूठ है वो महिमा मंडित हो गया। वो देश में आज भी हो रहा है। और ये केवल इसलिए हो रहा है कि सरकार की जनता से संवाद की शैली और उसका मैकेनिज्म बहुत ही कमजोर है, बहुत ही पुअर है। और लोग भी स्वयं अपने प्रयास से कुछ भी जानने का प्रयास नहीं करते। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से धीरे-धीरे जो महत्वपूर्ण कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं, विधेयक लाए जा रहे हैं और जो गड़बड़ घोटाले कांग्रेस के शासनकाल में हुए हैं, जो तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई है, जो भारत को केवल 1947 में ही विभाजित ना करके उसके बाद भी लगातार विभाजन के बीज बोती रही है, उन सब को अब उखाड़ करके फेंकने की तैयारी मोदी सरकार कर रही है। वीरेन जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आप जुड़े, इतना समय निकाला ओशियन नेटवर्क के लिए और दर्शकों का भी एक तरीके से आपने
मार्गदर्शन करने का काम किया। नमस्कार।